Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हमने समझे थे, एक तो SLM मेथड और दूसरा था WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये हम लोगों ने समझ लिया था। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने आपको यह बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा सेम रहता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर हमने साल के बीच में मशीन परचेज करी हो, हमने 1 मई को मशीन परचेज करी हो, 1 अप्रैल से साल शुरू हो गया, 31 मार्च तक चलेगा अगले साल के। बीच में 1 मई को अगर हमने मशीन परचेज करी तो 1 मई से लेकर 31 मार्च चली ना मशीन तो हमारे यहाँ, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का क्यों लगाएंगे? 11 महीने का ही लगना चाहिए। और चलो 11 छोड़ो, अगर हमने 1 फरवरी को ही खरीदी हो तो 1 फरवरी को ही खरीदे तो इस साल तो सिर्फ 2 ही महीना चली, एक तो फरवरी और मार्च, तो क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज मंथ्स के हिसाब से लगेगा। और वैसे भी ना डेप्रिसिएशन में तो पर एनम लिखा ही हुआ होता है। पर एनम मतलब जैसे 10% पर एनम, मतलब ये साल का 10% है। एक साल में 10% लगेगा, लेकिन अगर एक साल मशीन चली ही नहीं तो पूरा 10% थोड़ी ना लगेगा, फिर तो उन मंथ्स के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो बस मेरा ये कहने का मतलब था, ईयर ऑफ परचेज में ध्यान रखना कि जिस दिन से खरीद रहे हो उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना है। ऐसी दूसरी चीज क्या ध्यान रखना, अगर हमने मशीन बेच दी तो जिस साल हम मशीन को बेच रहे हैं उस साल क्या हमने पूरे साल मशीन यूज करी? अगर पूरे साल यूज नहीं करी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मत लगाना। जब तक हमारे यहां थी सिर्फ तब तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, ईयर ऑफ परचेज में फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ईयर ऑफ सेल में अप टू द डेट ऑफ सेल। ये चीज बतानी थी आपको, वो यहां पर मैंने आपको लिखकर दिखा रखी होगी। अब नेक्स्ट देखो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, असली में ढंग से तो आपको तभी समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कि होता क्या है तो मैं एक बार थ्योरेटिकली बता तो देता ही हूं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे तो ना 3 तरीके से हो सकता है। अब मैं मेथड की बात नहीं कर रहा, मेथड तो SLM WDV है, वो कोई सा भी हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग कि बुक्स में उसको कैसे दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन को हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए मेथड्स थे WDV और SLM। लेकिन अब प्रेजेंट कैसे करेंगे अपनी बुक्स में, उसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है खाली असेट अकाउंट बनाओ, उसी में सब डेप्रिसिएशन वगैरह डाल दो। दूसरा तरीका होता है असेट के साथ साथ एक और लेजर बनता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जहां पर सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है। मतलब असेट अलग लिखी रहती है, डेप्रिसिएशन अलग लिखा रहता है। एक तीसरा और तरीका होता है जिसमें सेल के लिए एक अलग से लेजर बनता है। एक तो असेट अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो तो बनते ही है। तीसरा बनता है असेट डिस्पोजल अकाउंट, वो सेल के लिए बनता है जब कोई मशीन बिक रही होती है तो। लेकिन हमारे यहाँ वो जनरली नहीं आता। यही 2 तरीके चलते हैं पास्ट पैटर्न के हिसाब से, तो उन्हीं को फॉलो करते हैं हम। ठीक है, तो पहला तरीका तो मैंने क्या बताया, जिसमें केवल असेट का लेजर बनेगा। तो अगर केवल असेट का बनेगा तो जो डेप्रिसिएशन है वो असेट में ही जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखकर दिखा रखा है, ओनली असेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एक बार जर्नल एंट्रीज एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस तो हमें नेक्स्ट क्लास में करके ही देखना है। परचेज ऑफ असेट सब जानते होंगे, असेट खरीदने की जर्नल एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, असेट आ रहा है ना हमारे, तो असेट डेबिट होएगा टू बैंक। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन चार्ज करने से असेट की वैल्यू गिरेगी ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम सेल करते हैं तो सेल की एंट्री क्या होगी?
देखो, जब हम सेल करेंगे तो 2 एंट्री से करते हैं, वैसे तो एक से भी कर सकते थे, बट जस्ट प्रेजेंटेशन हो पाए लेजर में ढंग से, इसलिए 2 एंट्री बनाते हैं, वरना एक भी चलती। क्या 2 बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। जैसे हमारी बुक्स में असेट की वैल्यू थी 70,000 रुपए, ये मैं बात कर रहा हूं बुक वैल्यू की, ये कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बुक वैल्यू? भाई कॉस्ट तो जितने में खरीदी, बुक वैल्यू मतलब बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। तो 70,000 रुपए, हमने इसको 75 में बेच दिया। तो पहली एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक डेबिट टू असेट अकाउंट 75,000 हम पहली एंट्री ये करते हैं, जो कि थोड़ी सी गलत है। क्या गलती है इसमें? आपने असेट कितना क्रेडिट कर लिया? 75,000। असेट में तो इतना बैलेंस ही नहीं था उस वाली असेट में। उस वाली असेट में तो बैलेंस ही कितना था? 70,000। हमने क्रेडिट कितना कर लिया? 75,000। 5,000 एक्स्ट्रा कर लिया, उसको डेबिट करना चाहिए वापस। तो असेट अकाउंट डेबिट 5,000 हटा दें टू। मुझे आप एक चीज बताओ, 70,000 की चीज 75,000 में बिकी, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। कितने का? 5,000 का। कहां जाना चाहिए? P&L में। ऐसे लेके जाते हैं। ये 2 एंट्री बनती है, एक साथ भी नेट करके बन सकती थी, बट एंट्री तो बन सकती थी। वो ना जब असेट अकाउंट बनाते हैं तब उसमें ढंग से प्रेजेंट हो कि सेल वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट लॉस कितना है, वो प्रेजेंट हो पाए, जस्ट इसलिए इसको 2 मतलब बाइफरकेट करके लिखा जाता है। सेल की एंट्री समझ में आई? बैंक डेबिट टू असेट अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस की, अगर प्रॉफिट है तो असेट डेबिट टू P&L, लॉस है तो P&L डेबिट टू असेट। ठीक है, लॉस है तो P&L डेबिट टू असेट, ये एंट्री होगी। ये मैंने पहला मेथड, प्रेजेंटेशन का पहला तरीका बताया जिसमें केवल असेट अकाउंट बनता है। लेकिन एक दूसरा तरीका जिसमें वो लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को एक सेपरेटली लेजर बनाकर उसमें चार्ज करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है, बस एक अलग से, जिससे कि सारी चीजें एक में ना आए, कॉम्प्लेक्स ना बने, उसको अलग से सिंप्लीफाई करने के लिए एक लेजर ही अलग बना दिया। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई असेट खरीदी, उसकी तो एंट्री वही रहेगी, असेट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए अलग लेजर है। तो देखो डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या हुई? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या टू प्रोविजन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जो भी नाम क्वेश्चन में दे रखा है। डेप्रीसिएशन आप उसमें चार्ज करते रहो। सेल के टाइम पे क्या करो? सेल के टाइम पे यहां पर मैंने देखो, सेल के टाइम पे यहां पर लिख भी रखा है, जो मशीन बिक रही है उस पर आज तक जितना भी डेप्रीसिएशन लगाया वो कहां लगाया था? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में। तो जब मशीन ही बिक गई तो वो जो डेप्रीसिएशन इकट्ठा था उसको भी हटा दो वहां से। वो जो डेप्रीसिएशन आपने इकट्ठा कर रखा था, जो मशीन बिक रही है उसकी बात कर रहा हूं, उस पर डेप्रीसिएशन पूरा हटा दो वहां से। हटाने की क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट, और कहां ले जाओ? असेट में। असेट में क्यों लेके जा रहे हो? वहां पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे ना, वहां पर कॉस्ट तो दिख ही रही होगी। देखो अभी मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं, हो सकता है आपको नहीं समझ में, ऊपर से जा रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। वहां पर कॉस्ट तो दिखाई दे रही होगी असेट अकाउंट में। ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और ले गए उठाकर, आज तक का सारा डेप्रीसिएशन दोनों माइनस कर लेना, बुक वैल्यू आ जाएगी। उसको सेल प्राइस से कंपेयर कर लेना, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। यही तो करना था। ठीक है, तो जितना भी डेप्रीसिएशन इकट्ठा करा हुआ है वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से हटाकर कहां ले जाओ? असेट अकाउंट में। आगे आप लोगों को ये चीज समझ में? तो यहां पर मैंने एंट्री बता रखी है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू असेट। फिर सेल प्रोसीड्स की एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और फिर प्रॉफिट या लॉस की तो आपको बताई दी, यही वाली, असेट टू P&L या P&L टू असेट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना।
बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।